Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी के लिए थर्मोडायनेमिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज एक नया वीडियो लेक्चर लेके आई हूं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए बच्चों एंड स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एज वेल, थर्मोडायनेमिक्स के इन लेक्चर्स की सीरीज में मैं यहाँ IIT जैम, जेस्ट, CSIR, नेट, JRF, गेट, BARC एंड स्कूल लेक्चरर मींस फर्स्ट ग्रेड बेस्ड ऑन फिजिक्स क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। आप सभी का सहयोग और कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जानकर अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एंट्रोपी? सो एंट्रोपी इज अ लॉस ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। कुछ भी काम करने के लिए जो लॉस ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है वही एंट्रोपी होती है। अगर एंट्रोपी को हमें एक सिनेरियो में दिमाग में रखना है तो एक बार ये पिक्चर फिर से देख लीजिए। E वेल मैनेज्ड, नो एंट्रोपी। N बिखरने लगे पार्टिकल्स, TROPY, Y पूरा बिखर गया, सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, यानी एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब ही होता है वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड से डिसलोकेशन, ठीक है, यानी कि अव्यवस्थाओं का माप ही एंट्रोपी है। Another form of the second law of thermodynamics states that the total entropy of a system either increases or remains constant। सेकेंड लॉ जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी या तो बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। इट नेवर डिक्रीजेज। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एंट्रोपी नेवर डिक्रीजेज। एंट्रोपी इज जीरो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इंक्रीजेज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इनका रिलेशन क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर क्या है वो हम देख लेते हैं। टू प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव मेजर फॉर द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, Clausius introduced the concept of entropy। स्पॉन्टेनियस चेंज के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए ही किसने इंट्रोड्यूस किया एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट? क्लॉसियस। एज अ प्रिसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस चेंज से हम क्या कहना चाहते हैं। द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द स्टोव constitute two parts of an isolated system। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक आइस का टुकड़ा ब्लॉक ऑफ आइस और एक स्टोव, फॉर विच टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेज एज द आइस मेल्ट्स। आइस का वो टुकड़ा एक गैस स्टोव पर रखा हुआ है, जैसे जैसे आइस पिघलती है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गैसियस फॉर्म की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड फॉर्म की, और सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड में जो क्रिस्टल्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से लगे हुए होते हैं। तो जो आइस ब्लॉक था वो वेल फर्निश्ड था। जब ये लिक्विड में चेंज हुआ, जैसे ही आइस मेल्ट हुई, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, अव्यवस्था बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। इसको ऐसे समझिए, जब हाईली डिसऑर्डर्ड कोई पार्टिकल है, कोई क्रिस्टल है, कोई एटम है, तो ऐसा दिखाई देगा। जैसे ही हम इसकी एंट्रोपी को बढ़ाएंगे, इसमें डिसलोकेशंस पैदा करेंगे, डिसऑर्डर्ड, मोर डिसऑर्डर्ड, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ऐसा ही हुआ आइस ब्लॉक के साथ। देखिए ये कुछ बातें आपको याद रखने की हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। यहां से एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा। ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से याद है और अच्छे से दिमाग में बैठे हुए हैं तो आप बड़े से बड़ा कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एंट्रोपी से रिलेटेड। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग।
मीन्स यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है और इसे किसी भी तरीके से घटाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, फॉर स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया अचानक से होने वाली कोई भी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे कि आइस का मेल्ट हो जाना। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां तक आइस ब्लॉक सॉलिड फॉर्म में रहता है और अचानक से इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होता है। डेल्टा का मतलब ही है चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, सो डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। अब देखिए, यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी में जितना भी चेंज होता है ना, वो उस सिस्टम में एंट्रोपी चेंज प्लस उसके सराउंडिंग्स में एंट्रोपी चेंज के सम के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। नेक्स्ट वन इज चेंज इन एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है ds इक्वल्स टू dq अपॉन t। पहले भी आया था हमारे सामने, एक बार फिर अच्छे से याद कर लीजिए, ds इक्वल्स टू dq अपॉन t। व्हेन एनर्जी इन सिस्टम डेल्टा q, व्हेन एनर्जी इज सिस्टम डेल्टा q पॉजिटिव, ds पॉजिटिव, जब एनर्जी सिस्टम की पॉजिटिव है तो ds भी क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। समझ गए? फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल के लिए अभी मैंने बताया था एंट्रोपी में चेंज 0 होता है, और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की ज्यादातर प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है, और रिवर्सिबल साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज 0 होता है। जब सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, यानी कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। समझ गए? ये सभी बातें हमें याद रखनी है। चलिए और पढ़ते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Assume that there are two heat reservoirs R1 and R2। एक हीट रिजर्वायर को R1 नाम दे दिया, दूसरे को R2 दे दिया। इन दोनों के टेम्परेचर्स बता दिए T1 और T2। सच एज द स्टोव एंड द ब्लॉक ऑफ आइस, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, स्टोव को मान लो R1, ब्लॉक ऑफ आइस को मान लो R2, दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम है। इफ एन अमाउंट ऑफ हीट Q फ्लोज फ्रॉम R1 टू R2, अगर R1 रिजर्वायर से R2 की तरफ कुछ हीट का अमाउंट फ्लो होता है, देन द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द टू रिजर्वायर्स इज, एक अमाउंट जो है हीट का वो है Q, ये फ्लो हो रहा है। मान लीजिए गैस स्टोव जो है वो हॉट रिजर्वायर है और ब्लॉक ऑफ आइस जो है वो कोल्ड रिजर्वायर है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो देखिए एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, ये फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, Q इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ओके, सेकेंड कंडीशन है, द कंडीशन डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स। डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी को भी डिटरमाइन करता है। दैट इज सिस्टम सच एज गैसोलीन और स्टीम इंजन्स दैट कैन डू वर्क इन अ साइक्लिक फैशन। ऐसे सिस्टम जैसे कि गैसोलीन या स्टीम इंजन जो साइक्लिक फैशन में वर्क करते हैं, कोई भी गैसोलीन का इंजन होता है तो वो एक हीट इंजन ही तो है, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस में जाता है, A to B, B to C, C to D एंड अगेन D to A, और फिर से वही साइकिल चलता रहता है A to B, B to C एंड सो ऑन। और ये साइकिल चलता रहता है, हमारा हीट इंजन चलता रहता है जो बहुत सारे व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दे कैन डू वर्क इन अ साइक्लिक फैशन।
अब सपोज कीजिए, सपोज अ हीट इंजन एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम रिजर्वायर R1। एक हीट इंजन ने एक रिजर्वायर R1 से कुछ हीट Q1 ले ली एंड एग्जॉस्ट हीट Q2 टू रिजर्वायर R2 यानी दूसरे रिजर्वायर को थोड़ी सी हीट Q2 दे दी। फॉर ईच कंप्लीट साइकिल बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द वर्क डन पर साइकिल, W क्या हो गया, वर्क डन, जो हीट ली माइनस जितनी हीट दी वही तो वर्क हुआ, एंड द नेट एंट्रोपी चेंज, इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा S इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1। इस वाले के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा वो क्या है, डेल्टा S इक्वल्स टू Q1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये कैसे सिस्टम्स के लिए, जब दो रिजर्वायर हो बट हीट का ट्रांसफर सेम हो, यानी Q सेम रहना चाहिए, एक ही हीट निकलकर रिजर्वायर R1 से R2 में जानी चाहिए। ये कंडीशन कब, जब हम ऐसे इंजन्स की बात करें जो एक साइक्लिक फैशन में वर्क कर सकते हो और जो R1 रिजर्वायर से Q1 एब्जॉर्ब कर लेते हो और R2 को Q2 इजेक्ट कर देते हो। तो चेंज इन एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1। ठीक है, याद रखने की चीज है, बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस। चलिए आगे, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस की तो हमने अभी बात कर ही ली, ये रहा साइक्लिक प्रोसेस, तो बाकी बच गए 4। ये 5 ही तरह की प्रोसेस होती हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा S इक्वल्स टू NRln V2 अपॉन V1। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करके स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वो फॉर्मूला है जो हर ईयर रिपीट होता है, यहां से क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होता है यहां से क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, चलिए इसका डेरिवेशन मैं आपको यहां बता देती हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, डेल्टा Q इक्वल्स टू DU इक्वल्स टू डेल्टा Q इक्वल्स टू DU इक्वल्स टू DW, सॉरी ये इक्वल्स टू गलत लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है, यानी कि डेल्टा Q जो है वो डेल्टा W के बराबर हो जाता है। DU तो 0 है, ठीक है, ये यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, DU 0 है तो डेल्टा W। अब डेल्टा W वर्क को हम किससे लिखते हैं, PdV से, बहुत बार बता चुकी हूं। तो डेल्टा Q इक्वल्स टू किसके हो गया, डेल्टा W, जो कि किसके इक्वल है एज वेल, PdV। अब हमने अभी अभी एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q क्या है, डेल्टा W है, डेल्टा W रख दिया, डेल्टा W क्या है, PdV है, PdV रख दिया, तो ये आ गया PdV अपॉन T, इक्वेशन नंबर 1। स्टेट इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, PV इक्वल्स टू nRT। इस T को नीचे ले आइए तो ये बन गया P अपॉन T इक्वल्स टू NR अपॉन V। देखिए इक्वेशन 1 में है ना हमारे पास P अपॉन T, P अपॉन T की जगह NR अपॉन V रख दिया, तो ये बन गया डेल्टा S इक्वल्स टू NR dV अपॉन V। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनका इंटीग्रल कर देंगे, तो डेल्टा S का जब इंटीग्रल हुआ फ्रेंड्स तो ये बन गया S, और यहां से NR तो कांस्टेंट था, बाहर आ गए, यानी इंटीग्रल हमें करना किसका है, 1 अपॉन V का dV के रेस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन V का इंटीग्रल क्या होता है, ln, और कहां से कहां तक करना है, V2 टू V1 करना है, तो V1 टू V2, तो ये हो गया NR ln V2 अपॉन V1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, डेल्टा S इक्वल्स टू NR ln V2 अपॉन V1। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन।
सो नेक्स्ट वी कम टू दी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में NCV आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो NCV। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, जैसा पिछला वाला डेरिवेशन किया था वैसे ही इसका डेरिवेशन आप खुद करके देखिए। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो NCP आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो चेंज इन एंट्रोपी 0 ही हो जाती है, तो ये चार आपको याद रखने हैं। आइसोथर्मल में NR ln V2/V1, आइसोकोरिक में NCV ln TF/TI, आइसोबारिक में NCP ln TF/TI, एडियाबैटिक में 0। अब देखिए एक ही चार्ट में मैं आपके लिए सारी बातें लेकर आई हूं फॉर एंट्रोपी ऑफ ए गैस। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, चेंज इन एंट्रोपी dQ/dV। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, ds इक्वल्स टू dQ/T। फर्स्ट लॉ ऑफ गैस क्या है, dQ इक्वल्स टू d प्लस PdV। ये वही बात है, dQ इक्वल्स टू du प्लस dW। dQ क्या होता है, dH माइनस PdV। ये मैक्सवेल की एक इक्वेशन से लिया गया है। आइडियल गैस इक्वेशन है अपनी PV इक्वल्स टू RT। यहां से D और DH की वैल्यूज ये आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए DE और DH की वैल्यूज को यहां और यहां, तो ये आ गए आपके एक्सप्रेशंस। इंटीग्रेट किया, इसे भी इंटीग्रेट किया, इसे भी इंटीग्रेट किया, बोथ साइड, तो ये वैल्यूज आ गई। स्पेसिफिक फॉर्म की बात करें, स्पेसिफिक फॉर्म में आ गई। तो ये एक ही चार्ट में एंट्रोपी ऑफ गैस की सारी वैल्यूज एंड सारे फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे कि एक कंपार्टमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ ये गैस है, एक तरफ ये गैस है, इसका टेम्परेचर ये है, इसका टेम्परेचर ये है, दोनों मिला दी गई, तो सिस्टम की एंट्रोपी कितनी चेंज हुई। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना उसके बेस पे मैं आपको आज क्वेश्चंस करवा रही हूं, आप इन्हें समझिए। वैसे ही ये एंट्रोपी का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजिंग लगता है, और जब एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक बार पढ़ने से ट्रिक समझ नहीं आती, लेकिन जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें इस तरह सॉल्व करना है। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूं। अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, अगर ऐसा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर ऐसा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो एक बार एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A 5 mole sample of an ideal diatomic gas is at 1 atmosphere pressure and 300 Kelvin temperature। 5 मोल एक आइडियल डायटोमिक गैस का सैंपल है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे है। तो आपको निकालना है एंट्रोपी चेंज इन गैस रिटेन टू टेम्परेचर 500 केल्विन एट फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो देखिए, जब हमको ये सब गिवन है चीजें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे फर्स्ट की, तो फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा एस इक्वल्स टू NCV ln V2/V1 या NCV ln T2/T1 भी लिख सकते हैं। तो T2 और T1 की वैल्यूज दे रखी हैं। डाइएटॉमिक गैस दे रखी है आपको यहाँ क्वेश्चन में, उसके लिए CV की वैल्यू आपको पता है 5/2। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन भी किया है कि ये कहां से आया, तो फॉर्मूला लगा दिया, हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गए 53.08 जूल पर केल्विन। 53.08 जूल पर केल्विन इज द एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड है हमारा कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है आइसोबारिक के लिए NCP ln T2/T1 या T फाइनल अपॉन T इनिशियल। CP क्या होता है डाइएटॉमिक गैस के लिए 7/2R। वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गए 74.02 जूल पर केल्विन। थर्ड है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो एंट्रोपी चेंज 0 होता है क्योंकि DQ क्या है, 0 है। डेल्टा S का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Q/T। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। चलिए ऐसा ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
Suppose we carry out reversible isothermal expansion at 1 mole of an ideal gas such that we double its volume. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, 1 मोल आइडियल गैस ले ली है और हम इसका वॉल्यूम डबल करना चाह रहे हैं, तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा? अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम डबल करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? तो देखिए, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात हो रही है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला यही होता है, RlN V2 अपॉन NRlN V2 अपॉन V1। वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 5.762 जूल पर केल्विन। इजी क्वेश्चन थे दोनों। चलिए अब आते हैं हम एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पे, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम्स पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है एंट्रोपी के बारे में, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने पढ़ा एंट्रोपी क्या है, हमने पढ़ा कि गैस में एंट्रोपी कब और कैसे चेंज होगी और उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। हमने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज के एक्सप्रेशंस भी याद कर लिए हैं। ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेसेस थी, यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती हों और रिवर्स डायरेक्शन में भी। बट अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में दो तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिए, पहला है फ्री एक्सपांशन। इसको इस एग्जांपल से समझिए आप कि एक चैम्बर है, गैस चैम्बर, इसके 2 पार्ट्स कर दिए। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, खाली है, एंड सेकेंड पार्ट में T टेम्परेचर पे गैस भरी हुई है। हमने क्या किया, इस कंपार्टमेंट में छेद कर दिए या इस कंपार्टमेंट को हटा दिया, तो क्या होगा, ये गैस का डिफ्यूजन यहां से फर्स्ट कंपार्टमेंट में होगा, यानी गैस एक्सपांड होगी। इसको हम बोलेंगे फ्री एक्सपांशन। और फ्री एक्सपांशन जब होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, डेल्टा S इक्वल्स टू NRlN VF अपॉन VI। अच्छे से याद कर लीजिए, ये डायग्राम गैस चैम्बर वाला, वैक्यूम एंड गैस एट टेम्परेचर T, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम क्वेश्चन में दिखे या कोई इस कॉन्सेप्ट की बात करे तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हमेशा हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है, और इसी से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए, दूसरी जो है वो है कैलोरीमेट्रिक प्रोसेस, जो कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा डेरिवेशन खुद से टाइप करने की बजाय अपने नोटबुक के नोट्स में से एक पेज को पेस्ट कर दिया है ताकि मेरे लिए इजी हो, एंड ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी यहाँ समझना बहुत इजी होगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक पूरा का पूरा बड़ा कंटेनर है गैस चैम्बर, और 2 रिजर्वायर्स हैं। कोल्ड रिजर्वायर A, MLTF टेम्परेचर एंड C1 कैपेसिटी, दूसरा रिजर्वायर B दैट इज हॉट, M2 T2 टेम्परेचर, C2 कैपेसिटी, M1 T1 C1, M2 T2 C2। इनिशियली जो T2 टेम्परेचर है वो T1 से ज्यादा है, यानी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर से ज्यादा है। अगर हम इन दोनों में जो भी सिस्टम या जो भी गैस स्थित है उसे आपस में मिलने दें, तो मिक्सचर जब होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। तो वो एंट्रोपी चेंज हम निकालना चाह रहे हैं, और ये कैलोरीमेट्रिक प्रोसेस से एक क्वेश्चन नेट जेआरएफ के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में जरूर आता है। देखिए, फर्स्ट वी कैलकुलेट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर TF। सबसे पहले हम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर TF निकालते हैं। कैसे? चेंज इन एनर्जी ऑफ कोल्ड रिजर्वायर इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी ऑफ हॉट रिजर्वायर, और माइनस का साइन। कोल्ड रिजर्वायर में चेंज इन एंट्रोपी, जो चेंज इन एनर्जी जो होती है वो हॉट रिजर्वायर में चेंज इन एनर्जी के इक्वली होती है, बट इन डिफरेंट सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन, इसलिए नेगेटिव का साइन। हमें इंटीग्रल करना है। इनिशियली टेम्परेचर T1 है,
जब मिक्स हो जाएंगी आपस में दोनों गैसेस तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मान लेते हैं TF हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू होता है M1C1 डेल्टा T होता है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला, और यहाँ पे M2C2 डेल्टा T लगा दीजिए डेल्टा क्यू हॉट के लिए। जब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब क्या करना है हमें, ये आ गया M1C1 TF माइनस T1 इक्वल्स टू M2C2 और माइनस का साइन अंदर ले गए तो T2 माइनस TF। अब M1C1 T1 TF माइनस M1C1 T1 ब्रैकेट हटा दिया, M1C1 प्लस M2C2 को साथ में ले आए, TF को बाहर ले लिया, और ऐसा ही यहाँ पे T1 और T2। यहां से TF निकालने के लिए ये पूरी वैल्यू अपॉन में चली जाएगी यहाँ। तो ये आ गया आपका फाइनल टेम्परेचर, यानी जब दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी तो जो इनका फाइनल टेम्परेचर होगा वो इतना होगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आ जाता है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकल जाएगा। और अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछता है तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। जो एंट्रोपी में टोटल चेंज होगा ना, वो चेंज इन कोल्ड रिजर्वायर्स एंट्रोपी एंड चेंज इन हॉट रिजर्वायर्स एंट्रोपी के सम के इक्वल होगा। तो डेल्टा एस कोल्ड, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, M1C1 डेल्टा टी और अपॉन में टी, यानी बेसिकली इंटीग्रल करना है 1 अपॉन टी का, वही T1 से TF और T2 से TF। वैल्यूज रख दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए और ये आ जाता है हमारा डेल्टा एस। तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस इक्वल्स टू M1C1 ln TF अपॉन T1 माइनस M2C2 ln T2 अपॉन TF। ये कैलोरीमेट्रिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। चलिए अब हम करते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करते हैं ना, थ्योरी पढ़िए और फिर क्वेश्चन करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप वो एग्जाम कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने थ्योरी तो रट ली बट उन फॉर्मूलाज को आपको अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जो कि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए हमेशा लेकर आती हूं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सपोज 1 kg ऑफ वाटर इज मिक्सड विथ 1 kg ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इज मिक्सड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री 1 किलो पानी 100 डिग्री पानी के साथ में मिलने जा रहा है। आफ्टर इक्विलिब्रियम के बाद द मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये मिल जाएंगे तो जो मिक्सचर होगा उसका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और आपको स्पेसिफिक हीट भी दोनों सिस्टम की दे दी। ऑप्शन दे दिए 102 जूल पर केल्विन, 100 जूल पर केल्विन, 323 जूल पर केल्विन, 300 जूल पर केल्विन। चलिए देख लेते हैं। 1 kg ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1 kg ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मास क्या हो गया 1 kg। T1 दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज कर लीजिए। T2 को भी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर लीजिए। T फाइनल टेम्परेचर आफ्टर इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर होता है वही हमारा फाइनल टेम्परेचर होता है, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, यानी TF तो हमें निकालना ही नहीं है फॉर्मूला लगा के। TF तो दे ही दिया, अब तो और भी आसान हो गया। तो TF इक्वल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज कर लीजिए। डेल्टा S का फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं, वैल्यूज पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 101.53, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 102 जूल पर केल्विन। तो यहां पे आपके लिए ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, CSIR नेट JRF के एग्जाम में। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वही क्वेश्चंस दोबारा समझाने के लिए भी तैयार हूं। चलिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4। A 2-liter container has a centered partition that divide to 2 equal parts as in figure.
एक पार्टीशन है एक कंटेनर का जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तरफ H2 गैस भरी है, दूसरी तरफ O2। The left side contains H2 and right side contains O2 gas. Both gases are at room temperature, 1 atmosphere pressure. The partition is removed. अब हमने क्या किया, पार्टीशन को ही हटा दिया। Gases are allowed to mix. What is the increasing entropy of the system? अब याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही कुछ फिनोमिना पढ़ा था। एक पार्टीशन किया था, दो सिस्टम थे, एक तरफ वैक्यूम था, एक तरफ गैस थी। मैंने कहा अगर पार्टीशन हटा दिया जाए तो गैस एक्सपांड होगी, पूरे वैक्यूम को कवर कर लेगी। और एक्सपांशन ऑफ गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ये ऑप्शंस हैं, फॉर्मूला था ये। याद आ गया होगा आपको, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.044। जब हम मिक्सिंग करते हैं गैसेस की तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अलजेब्रिकली ऐड होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 + N2 हो जाएंगे, जो कि कितना हो गया 0.088। वैल्यू पुट कर दी, चेंज इन एंट्रोपी आ गई 0.506 जूल पर केल्विन, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, considering entropy as a thermodynamic parameter, the criteria for the spontaneity of any process, the change in entropy is। किसी भी प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी के लिए स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, क्योंकि टोटल डेल्टा एस यूनिवर्स क्या था, इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, और ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आज का आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।